नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास अनुच्छेद की, अनुच्छेद 29। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे देश की हजारों संस्कृतियों का एक तरह से सुरक्षा कवच है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक संविधान एक ही देश के अंदर हजारों अलग अलग संस्कृतियों की रक्षा कैसे करता है। जरा सोचिए, भारत एक ऐसा देश जहां कुछ किलोमीटर चलते ही भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। तो फिर सबको एक साथ कैसे पिरोया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चैलेंज का जवाब दिया, और वो जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 29 ने। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत की सांस्कृतिक विविधता को, फिर बात करेंगे अनुच्छेद 29 की दोहरी सुरक्षा की, एक आम गलतफहमी है उसे भी दूर करेंगे, फिर समझेंगे कि ये अनुच्छेद असल में इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में इसका एक साथी है अनुच्छेद 30, उसके साथ इसका क्या रिश्ता है ये भी जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, अनुच्छेद 29 को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे पहले भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आप सोच कर देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो जैसे कई दुनियाओं का एक संगम है। हर कम्युनिटी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी भाषा, अपनी विरासत, और बस इसी अनोखी विविधता को बचाने के लिए संविधान में खास प्रोटेक्शंस की जरूरत पड़ी। तो सवाल यह है कि हमारा संविधान इस विविधता को बचाता कैसे है। यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 29 की। ये एक तरह की डबल प्रोटेक्शन देता है। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक मौलिक अधिकार। इसका काम ये पक्का करना है कि हर नागरिक अपनी संस्कृति को बचा पाए और उसे पढ़ाई लिखाई के मौकों से दूर ना रखा जाए। अब इस अनुच्छेद की खास बात क्या है, ये दो हिस्सों में काम करता है। इसका जो पहला हिस्सा है यानी क्लॉज 1, वो देश के किसी भी सिटीजन ग्रुप को अपनी अलग भाषा, अपनी लिपि या अपनी कल्चर को बचाने का हक देता है। और जो दूसरा हिस्सा है क्लॉज 2, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसे सरकार से मदद मिलती है, वहां किसी को भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरफ कल्चर को बचाओ और दूसरी तरफ एजुकेशन में बराबरी रखो। अब यहां पे ना एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है कि ये आर्टिकल सिर्फ कुछ खास ग्रुप्स के लिए ही बना है, पर क्या ये सच है? चलिए इस गलतफहमी को आज दूर करते हैं। सवाल सीधा है, क्या ये अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों पर ही लागू होता है? अक्सर यही माना जाता है कि कल्चरल राइट्स तो बस अल्पसंख्यकों के लिए होते हैं, लेकिन क्या हमारा संविधान भी यही मानता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 29 बहुत साफ साफ कहता है, नागरिकों का कोई भी वर्ग या एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये अधिकार सिर्फ रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर उस सिटीजन ग्रुप के लिए है जिसकी अपनी एक अलग पहचान और कल्चर है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये कानून क्या है, पर अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सिर्फ किताबों में लिखा एक नियम क्यों नहीं है। इसका हमारी सोसाइटी पर असल में क्या असर पड़ता है। इसके 3 बहुत ही जरूरी इम्पैक्ट हैं जो हमारे देश के सोशल फैब्रिक को, मतलब सामाजिक ताने बाने को और मजबूत बनाते हैं। पहला तो ये कि ये भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को जिंदा रखता है, उसे प्रमोट करता है। दूसरा, ये एजुकेशन तक सबकी बराबर पहुंच को इंश्योर करता है, जिससे सोशल जस्टिस मजबूत होता है। और तीसरा, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एम्पावर करता है, उन्हें ये ताकत देता है कि वो अपनी पहचान को कॉन्फिडेंस के साथ बनाए रखें और आगे बढ़ाएं। एक और मजेदार बात, अनुच्छेद 29 अकेला काम नहीं करता। संविधान में इसका एक साथी है, एक पार्टनर, और वो है अनुच्छेद 30। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक बहुत मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। अब इन दोनों में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फर्क भी है और गहरा कनेक्शन भी। देखिए, अनुच्छेद 29 का दायरा काफी बड़ा है। ये नागरिकों के किसी भी वर्ग की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 30 वो स्पेसिफिकली धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों पर फोकस करता है और उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने और चलाने का अधिकार देता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्टिकल 29 कल्चर बचाता है और आर्टिकल 30 उस कल्चर को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने का हक देता है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे के पूरक हैं। साथ मिलकर ये पक्का करते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाएं ही नहीं, बल्कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा भी सकें। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है
कि अनुच्छेद 29 सिर्फ एक कानून नहीं है। ये एक टूल है, एक साधन है, जो हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद करता है जहां हर कल्चर की इज्जत हो और हर आवाज को सुना जाए। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ सोचना बहुत जरूरी है। संविधान तो एक वादा कर सकता है, एक अधिकार दे सकता है, लेकिन उस वादे को, उस अधिकार को लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत में कैसे बदला जाए, ये असली चुनौती है और शायद हम सब की जिम्मेदारी भी।